एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है कि जो हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, सभी को ये इन्फॉर्मेशन होगी, तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है ताकि आप अच्छे से अपने जो एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है अच्छे से कर पाएँ। तो ये आज का जो हमारा जो वीडियो रहने वाली है, इसके अंदर हम जो हमारा 2023 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2023 में एस्टेट कॉमर्स का, वो पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, एंड इसके बाद मैं आपके फिर से आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेके आने वाली हूँ। जो हमारी मैराथन क्लासेस रहने वाली हैं वहाँ पर सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा 2023 का पेपर हमारा सोल्व होता है उसके तुरंत बाद हमारी मैराथन वीडियोज़ स्टार्ट हो जाएंगी। तो जल्दी से आपने यदि चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अ कंडीशन इन विच इंफॉर्मेशन इनफ्लो एक्सीड्स एन इंडिविजुअल्स प्रोसेसिंग कैपेसिटी। देखिए बार बार बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम हिंदी में भी क्वेश्चंस कराएं, तो देखिए आपके साथ में हिंदी में भी लिख रहे थे। तो जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है वो हिंदी में क्वेश्चंस को रीड कर लिया कीजिए, और जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है वो इंग्लिश में रीड कर लिया कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, ऐसी स्थिति जिसमें सूचना प्रवाह किसी व्यक्ति की प्रसंस्करण क्षमता से अधिक हो जाता है तो वो क्या कहलाता है। यानी कि जो एक इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी होती है उसके ज़्यादा क्या हो जाती है, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सीड्स हो जाती है। तो एक्सीड्स से ही आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाएगा, एक्सीड्स यानी कि ज़्यादा होना, ओवरलोड होना। ठीक है, तो देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगा, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगा। साफ साफ आपको दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत अधिक जानकारी। क्या हो जाएगा, बहुत अधिक जानकारी, यानी कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच अ प्रोडक्ट सेल स्टार्ट क्लिम्बिंग क्विकली इज। उत्पाद जीवन चक्र चरण जिसमें किसी उत्पाद की बिक्री तेजी से बढ़ने लगती है। आई होप आप सभी लोगों को प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की जो स्टेज होती है वो आप सभी लोगों को पता होगा। आपने कई बार देखा होगा हमारा एग्जाम में ऐसे हमारी जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो ऐसी चलती रहती है। ठीक है, तो इसके जो स्टेजेस होते हैं, एक स्टेज ये होता है, एक डिप्रेशन चला जाता है, ये यहाँ पे ग्रोथ होती है। ठीक है, ये डेक्लाइन हो जाता है, ये मैच्योरिटी होता है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पता होगी। तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच प्रोडक्ट सेल स्टार्ट क्लिम्बिंग क्विकली, कि जहाँ पर क्या होती है, जो प्रोडक्ट की सेल होती है वो क्लाइंब कर जाती है क्विकली, यानी कि किसी उत्पाद की बिक्री तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो वो कौन सा स्टेज होता है। देखिए यहाँ से तो हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, ये ग्रोथ हमारी हो रही होती है। ठीक है, मैच्योरिटी वो पॉइंट होती है कि जिससे ज़्यादा आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, उसके बाद डेक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आप सभी को पता है कि जब हम ग्रोथ की स्टेज पर होते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट ऐसे ग्रो कर रहा होता है, उस पर क्या होती है, जो हमारी बिक्री होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ग्रोथ स्टेज, हमारा वृद्धि चरण। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हिंदी में एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑफ द जॉब प्रशिक्षण पद्धति नहीं है। यानी कि ऑफ द जॉब नहीं है, इट मीन्स आपको ऑन द जॉब का मेथड आपको बताना है। देखिए क्या है, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन कैसे होती है कि आप क्या करें, कार्य परिवर्तन, किसी आपने अपने एम्प्लॉय को किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अपॉइंट किया, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको आप फर्दर जॉब ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसका फिर ट्रांसफ़र करते हैं, तो जॉब रोटेट कर रहे हैं। तो ये कब होता है, जब आप जॉब पर रहते हैं। ठीक है, जब आप जॉब पर है, इट मीन से क्या हो जाएगा, ऑन द जॉब ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ही क्या हो जाएगा, हमारा जॉब रोटेशन इज द राइट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऑफ द जॉब, जो आपका है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग होना चाहिए। तो जॉब रोटेशन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लासरूम लेक्चरर्स, सिमुलेशन, वेस्टिबल ट्रेनिंग, ये सभी हमारे किसके पार्ट होते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के पार्ट होते हैं। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, टू मेक अदर्स बिहेव इन वे इन विच दे वुड नॉट हैव बिहेव्ड अदरवाइज। दूसरों से ऐसा व्यवहार कराना जैसे वे अन्यथा व्यवहार ना करते। ठीक है, ये क्या कहलाता है, नीड ऑफ एफिलिएशन, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर, या फिर नीड ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, बताइए क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। देखिए स्पष्ट शब्दों में लिखा है, क्वेश्चन में क्या बोला है
कि आप क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे बंदे से वो व्यवहार करवाना चाह रहे हैं जैसा कि वो आदमी कभी अपने आप नहीं करता। इट मीन्स आप कहीं ना कहीं उसको फोर्स किया जाएगा तभी वो पर्सन ऐसा काम करेगा जो वो नहीं करना चाहता है। तो ये क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, शक्ति की आवश्यकता यानी कि नीड ऑफ पावर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीड ऑफ पावर इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इज। व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन की प्रकृति और दिशा की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनवायरमेंटल एनालिसिस कहलाती है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहलाती है, या फिर बोथ 1 and 2, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए, एनवायरमेंट एनालिसिस यानी कि एनालिसिस आप क्या करते हैं कि जिसमें आप सारी चीज़ें देखते हैं, क्या उसके मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, सारी चीज़ें देखी जाती है। और स्कैनिंग के अंदर क्या की जाती है, आप मोटे तौर पर किसी भी एनवायरमेंट के रिगार्डिंग मतलब एक सरसरी नज़र से जब हम देखते हैं तो वो स्कैनिंग में आ जाता है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग। देखिए, मॉनिटरिंग तो क्या हो जाएगा हमारा, स्कैनिंग में आ जाएगा, ठीक है। एंड इवेलुएट हमारा क्या आ जाएगा, इवेलुएट में क्या आता है हमारा, एनालिसिस आता है। तो यानी कि दोनों ही ये चीज़ें हमारे इसके अंदर है। मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग में क्या आ जाएगा, एनालिसिस एंड स्कैनिंग, दोनों ही चीज़ें आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर क्रिएटिंग अ कंपनी वी यूज़। ये शॉर्टकट कीज़ हैं, ये इसका आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर क्रिएटिंग अ कंपनी वी यूज़, कंपनी को क्रिएट करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करते हैं ऑल्टर प्लस F2। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का द आइडिया दैट कंज्यूमर्स विल नॉट बाय इनफ ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट्स अनलेस इट अंडरटेक्स अ लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट्स। यह विचार कि उपभोक्ता फर्म के पर्याप्त उत्पाद तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक कि वह बड़े पैमाने पर बिक्री और प्रचार के प्रयास ना करें। तो ये किस टाइप का कॉन्सेप्ट है, ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, प्रमोशन कॉन्सेप्ट है, या फिर सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है? तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बताइए। देखिए, जब साफ साफ क्वेश्चन में लिख रहा है बिक्री और प्रचार के प्रयास न करें, यानी कि बिक्री की बात जब यहाँ पर आ रही है, इट मीन्स ये क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात आ रही है। सेलिंग एंड प्रमोशन के रिगार्डिंग बात करें तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलिंग कॉन्सेप्ट ही हमारा यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1, बेचने की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, शायद नहीं, देखते हैं। X and Y and Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन इक्वल रेशियो। X, Y, Z 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन लोगों की क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 1 अप्रैल 2023 आर X की 50,000 है, Y की 40,000 है, Z का 30,000 है। देयर प्राइवेट एसेट्स आर 22,500। व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी इन द फर्म। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। ठीक है, देखने में पेचीदा लग रहा है, कुछ भी नहीं है। एक बार देखिए, हिंदी में पढ़ लेते हैं। X, Y तथा Z बराबर बराबर लाभ बांटते हुए साझेदार है। 1 अप्रैल 2023 को उनके पूंजी खाते का शेष X के पास है 50,000, Y के पास है 40,000 और Z के पास है 30,000। उनकी निजी संपत्ति भी क्या होती है, 20,000 है, Y की 2,000 है, Z की 5 है। फर्म में उनके दायित्व की सीमा बतानी है। ठीक है, कुछ नहीं बताना है, उनकी लायबिलिटी आपको बतानी है कि फर्म में X, Y, Z की लायबिलिटी कहाँ तक हैंडल वाली है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की, तो वहाँ पर जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन जहाँ पर हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी में क्या होते हैं, पार्टनर जो कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, जब हमारी पार्टनर्स की लायबिलिटी जब अनलिमिटेड होगी तो वहाँ पर क्या होगा, यदि आप किसी चीज़ का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के जो प्राइवेट एसेट्स होते हैं उनको भी हम ले लेते हैं। ठीक है, उस लॉस को बियर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ये बताना है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी कहाँ तक अराइज हो सकती है। तो देखिए, जो X की जो हमारी पहले जो कैपिटल 50,000 है, 20,000 उसके क्या है, प्राइवेट एसेट्स है, यानी कि 70,000 तो किसकी हो जाएगी, हमारी X की। ऐसे इनको प्लस कर लेंगे, इसकी कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी हमारे Y की, एंड Z की हो जाएगी 35,000। अब ऐसा ऑप्शन देखेंगे 70, 42 और 35 का ऑप्शन देखेंगे, 70, 42 और 35 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होती है, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स के जो प्राइवेट जो एसेट्स होते हैं हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।
X and Y are sharing profit in the ratio of 7:3. Admit Z for 3 shares in the new firm, which he takes 2/7 from X and 1/7 from Y. The new ratio of X, Y and Z will be. बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी इसको करने वाले हैं, इसको सोल्व। चलिए मैं करवा ही देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर। तो देखिए क्या है, एक्स का जो शेयर है देख लेते हैं। एक्स का जो शेयर है वो है बेटा 7/10, ठीक है। एक्स का क्या है 7/10, यहाँ से देख सकते हैं 7/3। तो जेड आया है भाई 3/7 शेयर के लिए। इन विद न्यू फॉर्म विच ही टेक्स 2/7 वो किससे ले रहा है, एक्स से ले रहा है। तो जो इसमें से डायरेक्ट माइनस कर देंगे एक्स के शेयर में से 2/7, ठीक है। फिर y का देखेंगे, y का शेयर कितना है बेटा 3/10 हमारा शेयर है, यहाँ से देख सकते हैं। और y से वो कितना ले रहा है 1/7 शेयर ले रहा है, तो इसमें से इसको लेस कर देंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, 10 और 7 का 70 हो जाएगा। 10 7 जा तो 49 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 29/70, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे y का हो जाएगा हमारा एलसीएम 70 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 21 माइनस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/70, ठीक है। आप यहाँ से भी देखिए डार्क निकाल सकते हैं। 29 और 11 जहाँ पे दिख रहा है, यानी कि एक ही ऑप्शन में आपको 29 और 11 दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों आपस में कट नहीं सकते। यदि ये कट सकते तो इसके शॉर्ट टर्म में भी आ सकते हैं, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपको कंप्लीट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसके क्या आगे 29/70, एक बार इसको दोबारा से लिख लेते हैं। क्या आ जाएगी, एक्स की तो है आपकी 29/70, ठीक है। y की आप लोगों की कितनी है, y की हमने निकाली थी 11/70। एंड जो हमारा z है वो कितने शेयर के लिए आया भाई 3/7 के लिए आया है, ठीक है। 3/7 के लिए आया, तो इसका भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो यहाँ के इसका क्या हो जाएगा 70 और ऊपर हो जाएगा 30, यानी कि 29, 11 एंड 30 ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए आजकल जितने भी एग्जाम्स हो रही हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देख लीजिए, वहाँ पर आपका असर्शन एंड रीजंस के रिगार्डिंग हमेशा क्वेश्चन आता है। और इस क्वेश्चन को आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो आप असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए देखते हैं क्या लिखा है। If a shareholder fails to pay the amount of one or more calls on the shares, the company may forfeit its share. यदि कोई अंशधारी अपने अंश पर एक या अधिक याचनाओं को चुकाने में असफल रहता है तो कंपनी उन अंशों को जब्त कर सकती है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। असर्शन आपकी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। यदि कोई भी जो शेयर होल्डर्स होता है, जो मेंबर होता है, वो अपनी जो शेयर की जो पेमेंट नहीं कर पाता है किसी भी कॉल्स की, तो कंपनी क्या कर सकती है, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है। ये बात तो ठीक है। आगे देखिए आगे क्या लिखा है। Even after the forfeiture of shares, the shareholders is responsible to pay the amount due from him until the company receives full amount on those shares. अंशों के जब्त करने के बाद, देखिए अब बात करिए कि वहाँ पर क्या कह रही है कि फॉरफिट कर सकती है। उसके बाद बोला है कि अंशों के जब्त करने के बाद वह अंशधारी उन अंशों पर देय राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है जब तक कि कंपनी उन अंशों की पूरी रकम प्राप्त न कर ले। तो यहाँ पर रीज़न भी, ये जो रीज़न है ये भी राइट दे रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करते हैं कि फॉरफिट कर सकते हैं, लेकिन फॉरफिट करने का कारण यहाँ पर जो हमारा रीज़न है ये करेक्ट नहीं है, यानी कि इस असर्शन का जो हमारा रीज़न है वो राइट नहीं है, एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। लेकिन दोनों असर्शन और रीज़न आपस में दोनों ठीक है। तो इस तरीके का हम ऑप्शन देखने वाले हैं। ऑप्शन देखें कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। सेकेंड देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। असर्शन एंड रीजन दोनों ही ठीक है, लेकिन वो जो असर्शन है उसका जो कारण दिया गया है वो करेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए एक्सप्लेनेशन हमारी ये नोट हो जाएगी, ठीक है। आगे चलिए, आगे है करंट रेशियो इज़ 4:5। करंट रेशियो आपको गिवन है 4:5 एंड क्विक रेशियो आपको गिवन है 5:7। इफ़ करंट लायबिलिटीज़ आर ₹350,000 द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इज़। इन्वेंट्री की आपको अमाउंट बतानी है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन किया था 2020 का सोल्व किया था, आई थिंक वहाँ पर भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ है, बस नंबर्स चेंज हैं, क्वेश्चन सेम है। करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो के रिगार्डिंग ही था और उसमें शायद इन्वेंट्री की जगह शायद स्टॉक पूछा था, ठीक है। ये थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बेटा हमेशा याद रखनी है, ठीक है।
तो अब देखिए आपको हिंट कहाँ से मिलेगी, लायबिलिटी से मिलेगी, क्योंकि आपको करंट लायबिलिटी गिवन है 3,50,000 आपके पास करंट लायबिलिटी आपको गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट रेशियो कितनी दी गई है, 4:5 आपको दी गई है। तो 5 की वैल्यू बेटा देखिए यहाँ पर क्या दी गई है, 3,50,000 5 की वैल्यू है। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, 5 7 35, यानी कि 70,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो 70,000 एक वैल्यू होगी, तो 70,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 2,80,000 आपका क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कराने की कोशिश करें। देखिए दोबारा बता देती हूँ, करंट लायबिलिटी यानी कि हमारी जो रेशियो है 4:5 है करंट रेशियो की। ठीक है, करंट एसेट्स 4 है तो करंट लायबिलिटी 5 है, और करंट लायबिलिटी की आपको वैल्यू दे रखी है 3,50,000, यानी कि 5 की वैल्यू आपको गिवन है 3,50,000, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 70,000, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,80,000 हमारा क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, अब फिर बात करते हैं क्विक रेशियो में क्या होता है बेटा, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी होता है। इसकी रेशियो भी आपको गिवन है 5:7, इसकी रेशियो क्या है, 5:7 है। अब यहाँ पर जो करंट लायबिलिटी है वो 7 है, यानी कि जो 3,50,000 है ये किसकी वैल्यू है, 7 की। तो हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 50,000। ठीक है, इसको हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000 हमारा क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट। ठीक है, 2 लाख, दोबारा बताती हूँ। देखिए अभी हमने फाइंड किया कि जो हमारा करंट एसेट्स है वो आया है हमारा 2,80,000, और जो हमारा क्विक एसेट्स है वो हमारा कितना आया है, 2,50,000। और याद रखना जब भी हम करंट एसेट्स में से माइनस करते हैं क्विक एसेट्स को तो हमारा हमेशा क्या निकल के आता है बेटा, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री निकल के आती है। 2,80,000 में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 30,000, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो सॉल्यूशन आपको मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102, ₹5,000 received from subtenant for rent and entered correctly in the cash book is posted to the debit of the rent account in the trial balance। देखिए किराए के लिए उप किराएदार से 5,000 रुपये की प्राप्ति हुई तथा इसका रोकड़ बही में सही लेखा कर लिया गया। किराए खाते के डेबिट में खतौनी की गई, तलपट में क्या होगा। ठीक है, द डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय ₹10,000 एंड द क्रेडिट टोटल, द डेबिट टोटल। देखिए एक बार पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर सब टेनेंट की बात करें, यानी कि आपने क्या किया है, आप एक पर्सन है एक्स। ठीक है, आपने क्या किया है, एक रेंट पर रूम लिया है। मान लीजिए आपने क्या लिया है, एक रेंट पर रूम लिया है, एक्स ने रेंट पर रूम लिया है। तो आपने क्या किया, इसको फर्दर आपको रेंट, आपने इसको रेंट पर दे दिया। ठीक है, आपने इसको फर्दर रेंट पर दे दिया, रेंट पे ली हुई चीज़ को आपने दोबारा से रेंट पे दे दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब टेनेंट बोलेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या हुआ, 5,000 रुपये रिसीव हुए फॉर रेंट एंड एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द रेंट अकाउंट। तो देखिए जब आपको सब टेनेंट से हुआ है तो रेंट अकाउंट, यहाँ पर आपने रेंट अकाउंट में भी क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया। ठीक है, इन द ट्रायल बैलेंस। आपको पहली बात तो वो रेंट अकाउंट में उसको आपको करना ही नहीं था, क्योंकि वो सब टेनेंट था, आपने वो करेक्ट रेंट अकाउंट में नहीं जाएगा, तो इसकी एंट्री आपने क्या कर दी, गलत तरीके से पोस्ट हो गई। एक तरीके से रेंट अकाउंट में भी आपने उसको डेबिट कर दिया 5,000 और उसमें कैश में भी उसको 5,000 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसमें द डेबिट टोटल विल ग्रेटर, इसमें क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ इसमें हो जाएगा डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय ₹10,000 इन द क्रेडिट टोटल। ठीक है, तो 5,000 ये वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्सोलेंस ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट्स में बी कॉस्ड बाय, अवक्षीय आस्ति संपत्ति के अपक्षरण के कारण हो सकते हैं। ऑब्सोलेंस ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट्स में बी कॉस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, improvement in production method, legal or other restrictions, change in market demand for the product of service output। डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ऑब्सोलेंस यानी कि किसी भी एसेट्स का अप्रचलित होना, कि अब उसकी जो उसमें जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, यानी कि एक तरीके से उस ट्रेंड का ख़त्म होना।
टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से भी हो सकता है, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड की वजह से भी हो सकता है, लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शन की वजह से भी हो सकता है, एंड चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस आउटपुट, इसकी वजह से भी हो सकता है। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही ठीक है। इन सब की वजह से क्या हो सकता है, किसी भी एसेट्स का ऑब्सोलेंस हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स इज शोन एज, जो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स इज शोन एज, ये किस में शो किया जाता है। तो देखिए, आप सभी बैलेंस शीट आप लोगों ने बनाई होगी, तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपका शेयर होल्डर्स फंड में क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड में क्या होता है, शेयर कैपिटल आती है, शेयर कैपिटल के बाद सेकंड वहाँ पर आता है रिजर्व एंड सरप्लस आता है, रिजर्व एंड सरप्लस, और थर्ड नंबर पर ही क्या होता है हमारा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, यानी कि किस हेड के अंदर आता है, ये हमारा शेयर होल्डर्स फंड के हेड के अंदर आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अ चार्ज ऑन रिवेन्यू एंड इनकम ऑफ द बिजनेस, या फिर नन ऑफ दिस। देनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमारा क्या होता है, आपको ये बताना है। 105 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जब भी देखिए प्रोविज़न बनाते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स के रिगार्डिंग, यानी कि आप जब भी प्रोविज़न बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज ऑन द रिवेन्यू हो जाएगा। कहाँ से चार्ज करते हैं ये सारी चीज़ें, हम रिवेन्यू में से, यानी कि जो हमारा रिवेन्यू आता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं आएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होती है, जो इतने भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स की सारी चीज़ें वो आ जाएगी। एंड इनकम ऑफ द बिजनेस भी ये नहीं है, ठीक है, तो इसको हम कहाँ से चार्ज करते हैं, रिवेन्यू से चार्ज करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिश्मेटिक लीडर, निम्नलिखित में से कौन सा करिश्माई नेता का लक्षण नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैरिस्मेटिक लीडर कौन होता है। देखिए, कैरिस्मेटिक लीडर की आप इसके नाम से जान सकते हैं, जैसे कि करिश्माई नेता, यानी कि वो उस टाइप का लीडर होता है जो क्या करता है, किसी भी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसमें आसानी से वो निकल जाए। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन से भी हम पता कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, विजन एंड आर्टिकुलेशन, दृष्टि और अभिव्यक्ति, ये तो बात सही है। करिश्मेटिक लीडर्स के रिगार्डिंग विजन भी उसका होगा, यानी कि अभिव्यक्ति भी वो कर सकता है। पर्सनल रिस्क वो ले सकता है, बिल्कुल सही बात है, व्यक्तिगत जोखिम वो उठा सकता है। सेंसिटिविटी टू फॉलोवर नीड्स, अनुयायी की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता, ये भी करिश्मेटिक लीडर की क्या है, विशेषता है। कन्वेंशनल बिहेवियर, परंपरागत व्यवहार करिश्मेटिक लीडर नहीं करता है। सो राइट आंसर ही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 कन्वेंशनल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्मॉल कोर ऑर्गेनाइजेशन दैट आउटसोर्सेज मेजर बिजनेस फंक्शन इज, एक छोटा मुख्य संगठन जो प्रमुख व्यावसायिक कार्यों को आउटसोर्स करता है, तो वो क्या कहलाता है। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, लर्नर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, सबसे पहले आउटसोर्सिंग का आपको मतलब पता होना चाहिए, आउटसोर्सेस होता क्या है। देखिए, मान लीजिए आप देखते हैं कोई भी गाड़ी की हम एक कंपनी ले लेते हैं, कोई भी एक कार है, ठीक है, जो कार निर्माता जो कंपनी होती है, तो वो क्या करती है कि जो जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्स खुद ने बनाकर कुछ पार्ट्स क्या करती है, वो बाहर से परचेज़ करती है। वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि जब वो पार्ट वो खुद बनाती है तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा आती है। यदि वो बाहर से बना बनाया परचेज़ करती है तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है, उनको कम पड़ती है। तो ऐसे में वो क्या सोचते हैं कि जब हम बना रहे हैं तो कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, इससे अच्छा हम क्या कर ले, उसको बाहर से परचेज़ कर लें। ठीक है, तो जब वो क्या करती है, कंपनी जब बाहर से ऐसे परचेज़ करती है उस पार्ट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सेज हम उसको बोलते हैं। और ये किस टाइप का हमारा ऑर्गेनाइजेशन होती है, याद रखना, ये हमारी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है, आभासी संगठन इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट क्रिएट्स ड्यूअल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी एंड कंबाइंस फंक्शनल एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन इज, एक संगठन संरचना जो प्राधिकरण की दोहरी लाइनें बनाती है और कार्यात्मक और उत्पाद विभागीकरण को जोड़ती है, तो वो आपका क्या कहलाता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फंक्शन स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, या फिर प्रोडक्शन स्ट्रक्चर। तो देखिए, जब इस क्वेश्चन में साफ साफ आपको बोल रखा है ड्यूअल लाइंस ऑफ अथॉरिटी आपको बोला है, आपने पढ़ा होगा ना, जब हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसका आंसर क्या है, मैट्रिक्स संरचना है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक तो हमारा स्टाफ होता है, ठीक है, एक जो हमारा अथॉरिटी जो ओनर्स होते हैं, ऐसे हमारे फ्लोज होते हैं। ठीक है, जो स्टाफ होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एक तो लाइन अथॉरिटी होती है, एक स्टाफ अथॉरिटी होती है। स्टाफ में क्या करते हैं, हम उनको अपॉइंट करते हैं जिससे हमें कोई भी परामर्श लेना हो या फिर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हमें उनसे सलाह लेनी हो,
तो अब हम उनको नियुक्त करते हैं। तो ऐसे हमारा इसमें चार्ट बनता है। ऊपर लाइन अथॉरिटी होती है, उसके बाद हमारे स्टाफ जो अलग अलग जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग ये स्टाफ होता है। तो ये किस में होता है, हमारा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ बैरियर ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं है। ठीक है, बैरियर नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, फ़िल्टरिंग करना, छनन करना, यानी कि इट मीन्स जब भी आप किसी भी बात को बताते हो उसमें फ़िल्टर कर देते हो, उसको ऑल्टर कर देते हो, तो वो क्या होता है, एक बैरियर बन जाता है। तो ये राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि नहीं हमें पूछा है। सिलेक्टिव परसेप्शन, सिलेक्टिव परसेप्शन में क्या होता है कि आप अपने आप से मन में ही कोई धारणा बना लेते हो। ठीक है, इंटरेस्ट लेवल, रुचि का स्तर, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ये कोई बैरियर नहीं होता है। इंटरेस्ट लेवल हमारा बैरियर नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट लेवल। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं होता है। इमोशंस भी हमारे क्या होते हैं, बैरियर का काम करते हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट राइट डज अ कंज्यूमर हैव अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। एक उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू सीक रिडर्सल, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए, निवारण मांगने का अधिकार उसको होता है, किसको, कंज्यूमर को, जब भी कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस उसके साथ की जाती है। तो राइट टू सीक रिडर्सल हमारा क्या होता है, निवारण मांगने का अधिकार किसके पास है, कंज्यूमर्स के पास है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द डिराइव टू बिकम व्हाट अ पर्सन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो बनने में सक्षम है वह बनने की प्रेरणा क्या कहलाती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ अस्टीम, सेल्फ रियलाइजेशन, या फिर सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, ये हमारी जो हायरार्की थ्योरी थी आप सभी ने पढ़ी होगी। हायरार्की थ्योरी में क्या होता है, इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, सबसे लास्ट स्टेज पर होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही हमारा क्या कहलाता है, इसमें क्या होता है, द ड्राइव टू बिकम व्हाट अ पर्सन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग कॉल्ड हमारा क्या कहलाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, मोटिवेशन, हायर मोटिवेशन की जो थ्योरी थी ना हायर के वाली, उसमें हमारे आप सभी ने लेवल पढ़े होंगे। सेल्फ अस्टीम होती है हमारी, उसके अंदर जो हमारी नीड्स होती हैं, नीड की ये जो हमारी थ्योरी उसमें आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मबोध। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ही अच्छे से पढ़ना होता है। कई बार क्वेश्चन में करेक्ट लिखा मिलेगा, कहीं आपको इनकरेक्ट लिखा मिलेगा, तो इन चीज़ों को बड़ा फोकस करना है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रख के आपको पढ़ना है। तो आपको इनकरेक्ट बताना है किसके रिगार्डिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग। तो इसका आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट ऑफ अ लेडी सोशल वर्कर। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट ऑफ अ लेडी सोशल वर्कर, हिंदी में पढ़ते चलेंगे साथ, जिला फोरम में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होगी। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। राज्य आयोग में वह व्यक्ति शामिल होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज़ कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे। तो ये बिल्कुल गलत बात है, जिला फोरम में हमारे 2 सदस्य होने चाहिए। तो राइट आंसर ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि 4 मेंबर्स ना होने चाहिए, बल्कि कितने होने चाहिए भाई, 2 मेंबर होने चाहिए वहाँ पर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं हम एक बार, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिडर्सल कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेप्रीशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ। डेप्रीशिएशन कौन सी प्रोसेस होती है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, बोथ 1 and 2, या फिर नन ऑफ दिस। मूल्यह्रास की प्रक्रिया है, क्या होती है मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन आप सभी लोगों ने, सभी बच्चों ने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा होगा, जितने भी आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप लोगों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर ना पढ़ा हो। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स का आप वैल्यू करते हैं, नहीं। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन में क्या करते हैं, आप किसी भी एसेट्स का डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं, उसको ईयर के अकॉर्डिंग उसको क्या करते चलते हैं, वो जो एसेट्स है उसकी वैल्यू में से उसको कट करते जाते हैं। तो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, लागत का आवंटन होता है। ठीक है,
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज इज शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर। इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जो क्वेश्चन पूछा है वो आपका फाइनेंशियल कंपनीज़ के रिगार्डिंग पूछा है या फिर जो नॉर्मल कंपनीज़ होती है उनके रिगार्डिंग पूछा है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि कैश फ्लो के अंदर आप 3 एक्टिविटीज़ बनाते हैं। ठीक है, एक होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसके बाद आप बनाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फिर बनाते हैं फाइनेंशिंग एक्टिविटी। तो ये 3 एक्टिविटी आप बनाते हैं किसके अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड, यानी कि डिविडेंड आपको मिला है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या आता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वो सारी चीज़ें आती है जो आप अपने बिजनेस को रन करने के दौरान जितना भी वर्क करते हैं, जिस टाइप का आपका बिजनेस होता है उस टाइप के रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ आएगी वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो वो एक्टिविटी आ जाएगी जहाँ पर आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा, कहीं से आपने शेयर्स ले रखे होंगे, कहीं से आपने डिबेंचर्स आपने इशू कर रखे होंगे, या जहाँ जिस चीज़ में भी आपने इन्वेस्ट, डिबेंचर तो लोन आ जाएगा, डिबेंचर नहीं, जितनी भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी हो या शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा हो, जहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट कर रखा हो तो वहाँ पर आ जाएगी इन्वेस्टिंग एक्ट। और फाइनेंशिंग में वो आ जाता है यानी कि आपने कहाँ कहाँ से अपना फाइनेंस इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, तो वो सारी क्या आ जाएगी, फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि फाइनेंशियल एंटरप्राइज के रिगार्डिंग डिविडेंड रिसीव्ड, ये जो चीज़ें मैंने बताई वो नॉर्मल बातें बताई थी। ठीक है, अब जब फाइनेंशियल एंटरप्राइज की बात करते हैं जहाँ पर देखिए डिविडेंड जो रिसीव्ड है, यदि फाइनेंशियल एंटरप्राइज होती तो फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए क्या होता है, डिविडेंड जो रिसीव होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सोचिए। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज में जो डिविडेंड जो आपका होगा ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में होगा, क्योंकि फाइनेंस का काम ही भाई यही है, डेली रूटीन में आपने खरीद बेचना, वहाँ से डिविडेंड जो आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो सारी चीज़ें किस में आती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल कंपनीज़ की, तो नॉर्मल कंपनी को डिविडेंड कब रिसीव होगा, जब वो इन्वेस्ट करेंगे किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पर तो ये आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल कंपनीज। क्वेश्चन में क्या लिखा, अदर देन फाइनेंशियल कंपनीज, इट मीन्स वो नॉर्मल कंपनी की बात कर रहा है। तो डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो इसको हम कहाँ पर शो करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज नहीं है। यदि डिविडेंड पेड होता है, इसकी जगह डिविडेंड रिसीव की जगह क्या होता है, डिविडेंड पेड। डिविडेंड पे कब करोगे, जब आप नॉर्मल कंपनी की बात होगा तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। ठीक है, और यदि डिविडेंड रिसीव्ड यहीं पे सेम लिखा होता है, ये कि फाइनेंशियल एंटरप्राइज होती तो वहाँ पर आंसर क्या हो जाता, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो जाता। लेकिन इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो एज द लिस्ट। ठीक है, देखेंगे सभी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं और वो बता रखे हैं कि इनके ऑब्जेक्ट देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन सी क्या क्या चीज़ें आप लोगों की आती हैं। ठीक है, तो देखेंगे सभी क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो बात करता है वो आपकी किसकी बात करता है, वो बात करता है रिवेन्यू रिकॉग्निजेशन की। इसको वही बच्चा सोल्व कर पाएगा जिसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लर्न कर रखे होंगे। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट के रिगार्डिंग है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 आपका बात करता है किसके रिगार्डिंग, बोरोइंग कॉस्ट के रिगार्डिंग। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है सेगमेंट रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग। तो ऑप्शंस क्या बन जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड का बी का सेकंड आ जाएगा, थर्ड का फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखिए क्या है, डेप्रिसिएशन इज एन अमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन क्या है, एक अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर है, मूल्यह्रास समाप्त हुआ व्यय है। बिल्कुल करेक्ट बात है ये डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखिए, स्टॉक एट द एंड ऑफ अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली टू द बैलेंस शीट। तो ये भी बिल्कुल सही है, जो भी स्टॉक होता है वो आपका यदि ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रखा है तो उसको आप सिर्फ कहाँ पर शो करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। क्योंकि यदि वो ट्रायल बैलेंस में आया हुआ इट मीन्स उसकी जो फर्दर जो फर्स्ट एंट्रीज है वो सारी हो चुकी होगी, तो उसको सिर्फ आप कहाँ पर शो करोगे, बैलेंस शीट के अंदर शो करोगे। यदि आपका जो स्टॉक है वो आपका
ट्रायल बैलेंस से बाहर है, यानी कि कहीं एडजस्ट में आपको दे रखा है एडजस्टमेंट्स में, तो वहाँ पर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, दो जगह एंट्री करनी पड़ेगी, या तो आपका ट्रेडिंग में या फिर पीएनएल में या फिर उसके साथ साथ बैलेंस शीट में। ठीक है, तो जब आपका ट्रायल बैलेंस में दे रखा होगा तो सिर्फ आप उसको कहाँ पर शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन रिलेटिवली अनअफेक्टेड इन अ डिफाइनाइट पीरियड ऑफ द टाइम। जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो क्या होती है, अनअफेक्ट होती है एक डिफाइनाइट पीरियड ऑफ द टाइम। ये भी बिल्कुल ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स आर स्टेटेड इन द बैलेंस शीट एट देयर मार्केट वैल्यू। बिल्कुल गलत बात है, आपके कॉस्ट पर आप उसको शो करते हैं, तो राइट आंसर ही हमारा क्या हो जाएगा, चिट्ठे में स्थायी संपत्तियों को बाजार मूल्य पर दिखाया जाता है। बिल्कुल गलत बात है, इसको हम किसके लिखते हैं, कॉस्ट, जितनी हमारी जो कॉस्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट उसी के बेस पर उनको हम शो करते हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आपसे ट्रू पूछा है, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रॉपर्टीज हाउस मस्ट बी डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। ठीक है भाई, रेंट अकाउंट में आप उसको डेबिट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑन परचेजेस ऑफ फर्नीचर द अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर शुड बी डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। क्या लिखा है आपको बताना है, क्या है ट्रू, सॉरी एक मिनट रुकिए, गलत बता दिया मैंने, दोबारा पर ट्रू आपसे पूछा ना, ट्रू कौन सा है, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रॉपर्टीज हाउस मस्ट बी डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। मकान मालिक को दिया गया किराया किराया खाते में डेबिट किया जाना चाहिए। गलत बात है, ये गलत है, रेंट ये एंट्री हमारी गलत हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट है, ऑन परचेजेस ऑफ फर्नीचर द अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर शुड बी डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट। सॉरी, रिपेयर्स अकाउंट में नहीं आएगा, वो फर्नीचर के अकाउंट में ही आएगा, तो ये भी गलत है। When errors are detected after preparation of trial balance, suspense account is open। जब भी आप ट्रायल बैलेंस में आप क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, मतलब सॉरी कोई भी एरर डिटेक्ट हो रहा है आपका ट्रायल बैलेंस में, तो वहाँ पर आप क्या कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट बात है, तो ये ही हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी देखिए, इफ़ द एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस देन ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। ऑल द नहीं, जो हम जिनकी एंट्री हम ट्रायल बैलेंस में करते ही नहीं है, तो ऑल कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर ऑल तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये भी आपको ट्रू फॉल्स आपको बताना है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। क्या बताना है, ट्रू हमें बताना है। ठीक है, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट उपार्जन अवधारणा में लेखांकन कैश के आधार पर किया जाता है। नहीं भाई, अक्रूवल बेसिस में क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन जब होती है, चाहे वो कैश में आपको रिसीव हुई हो या ना हुई हो, तो आप उसको उसी टाइम पर रिकॉर्ड कर लेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा, कैश बेसिस पर नहीं होगा। बैंक अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट। जो आपका बैंक अकाउंट है वो रियल अकाउंट है, ये भी गलत है, बैंक रियल अकाउंट नहीं है। लेजर इज़ अ सेट ऑफ अकाउंट। लेजर इज़ अ सेट ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल सही बात है। खाता भाई खातों का एक क्या होती है, सेट होती है। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। लेखांकन मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक व्यवहारों से संबंधित है। नहीं, अकाउंट में हमेशा आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को शो करते हैं, नोट अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो ट्रू क्या हो जाएगा, लेजर इज अ सेट ऑफ अकाउंट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कंटिजेंट लायबिलिटी शोन अ नोट बिलो द बैलेंस शीट, दिस अराइजेस आउट ऑफ। ये किस आपके कन्वेंशन या फिर प्रिंसिपल के रिगार्डिंग होता है कि जो आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी होती है उसको आप बैलेंस शीट के फुट नोट में उसको शो करते हैं। तो ये साफ साफ सभी बच्चे बता देंगे, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर हमारा क्या कहता है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है बिजनेस के रिगार्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, उसको आपको शो करना है। ठीक है, यदि आप इसकी इस ईयर की वो नहीं है, आगे फ्यूचर में कभी अराइज होने वाली, तो आप उसको बैलेंस शीट में शो ना करो, बल्कि बैलेंस शीट के फुट नोट में उसको आप शो कर देना। तो कंटीजेंट लायबिलिटी किसके अंदर आता है, ये हमारा था कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, प्रकटीकरण की परंपरा के कारण ये हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड वाई वर क्लोज्ड फॉर द करंट ईयर सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज नॉट चार्ज्ड फॉर रेक्टिफाइंग द एरर, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी ओपन। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाते हैं, आप जब अपना सारा व्यापार कर रहे हैं या आफ्टर ईयर ऑफ द एंड आप उसको बना लेते हैं। ठीक है,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप किस लिए बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं कि क्या जितना प्रॉफिट आपको होना है उसको आप पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, फिर बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि जो आपकी एंट्री थी वो आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हो। ठीक है, तो वो कहाँ पर आती है? हमारी एडजस्टमेंट अकाउंट्स में हम उसको क्रिएट करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, लाभ हानि समायोजन खाता। देखिए, leader who guide or motivates their followers in the direction of established goals by clarifying role and task requirements। तो वो किस टाइप का लीडर? आपको एक लीडर की डेफिनेशन दे रखी है, तो ये किस टाइप का लीडर है आपको ये बताना है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, ट्रांसैक्शनल लीडर, सिचुएशनल लीडर या फिर ऑथेंटिक लीडर। तो जल्दी से सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाने वाला है। तो देखिए, जो ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है, ट्रांजैक्शनल लीडर है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा गया है। हमने अब तक 2021 का क्वेश्चन पेपर किया है, 2022 का कर रहे हैं, अब हम 2023 का क्वेश्चन पेपर करें तो इसमें भी सेम ये क्वेश्चन पूछा गया है। लीडरशिप में जो लीडर का जो चैप्टर है उसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शनल के क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पूरा अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजैक्शनल लीडर। ट्रांजैक्शनल लीडर क्या करता है? वो नेता होता है यह जो भूमिका और कार्य आवश्यकताओं को स्पष्ट करके, यानी कि क्या किसी का रोल है, उनका वर्क क्या है, उनको स्पष्ट करके अपने अनुयायियों यानी कि अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनको स्थापित लक्ष्यों की दिशा में मार्गदर्शन या प्रेरित करता है। लीडर हु गाइड और मोटिवेट्स देयर फॉलोअर्स, वो लीडर जो क्या करता है? गाइड करता है, मोटिवेट करता है अपने फॉलोअर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ एस्टेब्लिश्ड गोल्स बाय क्लैरिफाइंग रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट्स। तो क्या होता है? वो ट्रांजैक्शनल लीडर, लेन देन करने वाला नेता होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शनल लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज एंड डायग्नोस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इज नोन एज। जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण एवं निदान करने की मानसिक क्षमता क्या कहलाती है? ह्यूमन स्किल कहलाती है, टेक्निकल स्किल कहलाती है, कॉम्प्लेक्स स्किल कहलाती है या फिर कॉन्सेप्चुअल स्किल कहलाती हैं। तो देखिए, क्या एबिलिटी है? वो है हमारी किसी चीज़ को एनालाइज करना और उसको डायग्नोस करना। डायग्नोस का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई कमी निकलती है उसको कंप्लीट करना, डायग्नोस करना, उसको सोल्व करना। तो जब किसी चीज़ की आपको विचार करने की आपके अंदर क्षमता है, अगर आप विचार करने की क्षमता आपके अंदर है ही नहीं, आप सोच ही नहीं पा रहे कि किस टाइप से आपको किस सिचुएशन के निकलना है, अगर आपके अंदर वो स्किल है ही नहीं तो आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते। यानी कि किसी भी चीज़ को एनालाइज करना और उसको डायग्नोस करना। तो ये किस टाइप की स्किल में आता है? ये आपका कॉन्सेप्चुअल स्किल में आता है, वैचारिक कौशल के अंदर ये बातें आपकी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड्स। इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स होती है उसमें क्या इंक्लूड होता है? बौद्धिक संपत्ति अधिकार में क्या शामिल होता है? पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स या ऑल ऑप्शंस आर राइट। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को सभी बच्चे कर लेंगे। ऑल ऑप्शंस आर राइट इज द राइट आंसर। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट से क्या होती है? हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who can check the price fluctuation in the market by holding back the goods when prices fall and releasing the goods when prices rise? कीमत गिरने पर सामान को रोककर और कीमतें बढ़ने पर सामान को जारी करके बाजार में कीमत के उतार चढ़ाव को कौन रोक सकता है? होलसेलर, एजेंट या फिर रिटेलर या फिर मर्सेंटाइल एजेंट। तो देखिए, रिटेलर्स, एजेंट एंड होलसेलर और या फिर मर्चेंटाइल एजेंट, इस सबसे पहले तो आपको इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है, हम देखते हैं कई बार प्याज का, आपने कई बार सुना होगा कि प्याज क्या करती है, मार्केट में एकदम से उसका जो प्राइस हो जाता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आपको लग रहा है कि मार्केट में फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या करते हो? स्टॉक को रोक के रख लेते हो। ठीक है, जब स्टॉक को आप अपने पास रोक के रख लोगे तो मार्केट में उस चीज़ का फ्लो कम हो जाएगा। फ्लो कम होने की वजह से क्या हो जाएंगे? उसके प्राइसेस हाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे कि आपको लगेगा कि अब ज़्यादा प्राइस हाई हो गए हैं तो आप फिर से क्या करेंगे? धीरे धीरे
सामान को दोबारा से मार्केट में जारी करना शुरू कर देंगे। ये काम कौन करता है? देखिए रिटेलर क्या होते हैं, रिटेलर तो छोटी छोटी शॉप्स होती है, आप सभी को पता है। रिटेलर में जहाँ से हम सामान लेके आते हैं दुकानदार से, तो रिटेलर के बस में ये बात नहीं है कि वो क्या करते। अगर मान लीजिए एक रिटेलर क्या है वो अपने पास सामान होल्ड कर लेता है तो उससे इकोनॉमी पर कोई असर नहीं होगा, ठीक है। एजेंट क्या होते हैं? एजेंट वर्क काम बीच में काम करने का। होलसेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि होलसेलर के पास क्या होता है, बल्क में बहुत ज़्यादा सामान होता है। तो होलसेलर ही क्या कर सकते हैं, अपने पास यदि सामान को होल्ड कर लेते हैं तो जब प्राइस हाई होंगे तो वो मार्केट में उसको इशू कर देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? होलसेलर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर टेलर रोट द बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का? 1911 में क्या लिखा था? 1911 में टेलर ने क्या की थी? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक को लिखा था 1911, ठीक है। याद रखना क्या आंसर हो जाएगा? 1911 इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द आइडिया दैट अ सबॉर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर टू हुम ही और शी इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, ये किस आपके जो प्रिंसिपल है उसमें लिखा है? यह विचार कि एक अधीनस्थ के पास केवल एक पर्यवेक्षक होना चाहिए जिसके प्रति वह सीधे तौर पर जिम्मेदार हो। तो ये क्या होता है? हमारा यूनिटी ऑफ कमांड होता है। क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। आपने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे ना, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उनमें से एक होता है यूनिटी ऑफ कमांड। और यूनिटी ऑफ कमांड में क्या कहा जाता है कि जो हमारा सबॉर्डिनेट होता है उसका केवल क्या होना चाहिए? एक सुपीरियर होना चाहिए जिसकी वो बातों को सुने, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following is not a limitation of computerized accounting system? इनमें से कौन सा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की लिमिटेशन नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है? लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो क्या लिमिटेशन नहीं है? देखें, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, तो ये तो लिमिटेशन होती है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम इसमें होती है। सिस्टम फेलियर भी आपकी क्या होती है? एक लिमिटेशन होती है। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये भी आपकी एक लिमिटेशन होती है। लेकिन जो लिखा है फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग, ये आपकी एडवांटेज होती है, ना कि लिमिटेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल यानी कि लचीली रिपोर्टिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज पेड ऑन। जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी अपने डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी के बेस पर इशू करते हैं, तो जो इंटरेस्ट होता है वो किस पर पे किया जाता है? किस पर पे किया जाता है? तो याद रखना, जब भी आप पहले तो सब आपको पता होना चाहिए कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है। देखिए, इसमें मैं आपको बताती हूँ एक बार अच्छे से। मान लीजिए आपको लोन लेना है बैंक से, ठीक है। आप गए बैंक के पास, आपने बोला जी मुझे 10 लाख का लोन दे दीजिए। कितने का? 10 लाख का आप लोन ले रहे हैं बैंक से, ठीक है। आपने लोन लिया तो बैंक बोलेगा ठीक है भाई, मुझे क्या दो? सिक्योरिटी दो। आप देख रहे हैं जैसे कि ज़मीन अपनी गिरवी रख देते हैं, कोई अपना मकान गिरवी रख देता है, तो बैंक बोलता है ठीक है आप मुझे अब कुछ सिक्योरिटी दीजिए। तो प्राइमरी सिक्योरिटी मान लीजिए आपके पास, आप बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास 8 लाख रुपए की मेरे पास सिक्योरिटी है, ठीक है। यदि आपके पास 8 लाख रुपए की सिक्योरिटी आपने वो बैंक को दे दी, अब बैंक बोलेगा अभी भी 2 लाख कम है, तो कम से कम बैंक क्या करता है, जब आप 10 लाख का लोन लेंगे तो कम से कम वो आपसे 12 लाख का आपको सिक्योरिटी मांगेंगे। तो अब वो क्या कहता है बैंक, जी ठीक है आप हमें क्या दे सकते हैं, जो आपने अपने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं वो डिबेंचर्स हमें दे दीजिए, ठीक है। तो अब जो कंपनी है वो क्या करती है, मान लीजिए 4 लाख के डिबेंचर किसको दे देती है? बैंक को दे देती है, ठीक है। यानी कि इन फ्यूचर जो भी इस पर कुछ भी होगा वो किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा, ठीक है। तो जो 4 लाख के डिबेंचर कंपनी ने अपने लोन के ऊपर बैंक को दिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। और जब ये आप डिबेंचर्स देते हैं बैंक को, तो वहाँ से आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, याद रखना हमेशा। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा देखिए क्या लिखा है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर। जब हम इंटरेस्ट देंगे नहीं तो हम नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू का करेंगे ही क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा नो इंटरेस्ट इज पेड, कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, यानी कि जब भी कोई आपका एग्रीमेंट नहीं हो, पार्टनर्स आर लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ। आप सभी को पता है जब भी आपकी पार्टनरशिप डीड क्या होती है बेटा? साइलेंट होती है, तो वहाँ पर आप 6% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं पर एनम। याद रखना कितना करते हैं?
पर एनम आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए 6% सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर अब आपको 6% सिंपल इंटरेस्ट दिया तो बच्चे डायरेक्ट यही क्वेश्चन का राइट आंसर करके आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। 12% हम नहीं देते हैं। अब देखिए क्योंकि मैंने क्यों बोला, क्योंकि 6% मैंने खुद ही बोला, फिर मैं बोल रही हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट हम 6% गलत क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए गलत कर रहे हैं क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको पर एनम के रिगार्डिंग कोई भी वर्ड नहीं दिया गया है। थर्ड ऑप्शन देखिए 0.50 यानी कि 0.50% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट, ये पर मंथ दे रखा है। यदि आप 0.50 को 12 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6% निकल के आ जाएगा, 6% पर एनम ये बन जाएगा। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ना कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इज, जो पार्टनर्स की जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है वो किस टाइप का आपका अकाउंट होता है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट हमेशा पार्टनर्स का क्या होता है बेटा, एक एसेट्स अकाउंट होता है। ये क्या होता है, एसेट्स अकाउंट होता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है, एक एसेट्स अकाउंट होता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेवरेबल बैलेंसेस एज पर पासबुक मीन्स, यदि आपकी पासबुक में फेवरेबल बैलेंस है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो पासबुक कौन बनाता है, बैंक बनाता है, ठीक है। कैश बुक कौन बनाते हैं, हम बनाते हैं। कैश बुक में जब आपको पता है जब भी आप कैश अकाउंट अपनी बुक्स में प्रिपेयर करते हैं तो कैश का अमाउंट क्या होता है बेटा, डेबिट होता है, ठीक है। यानी कि अब आप समझ गए कि जब कैश बुक में आपकी अमाउंट डेबिट होगी इट मीन्स वो फेवरेबल होगी, ठीक है। लेकिन जब आप पासबुक की बात करते हैं तो इसको बैंक मेंटेन करता है। और जब आप देखते हैं अपनी पासबुक में कि आप अपनी पासबुक ओपन करके देखना, यदि आपको क्रेडिट बैलेंस मिलेगा इट मीन्स वो आपके लिए फेवरेबल होगा, यदि वहाँ पर डेबिट बैलेंस मिलेगा इट मीन्स वो आपके लिए अनफेवरेबल होगा। तो यहाँ पर पासबुक की बात होती है, पासबुक को कौन मेंटेन करता है, बैंक मेंटेन करता है। और फेवरेबल वो कब होता है, जब आपका क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक, जब आपकी पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो आपकी क्या हो जाएगी, फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अ लायबिलिटी टेक्स ओवर बाय पार्टनर इज टू बी डेबिटेड टू, समापन पर साझेदार के द्वारा लिए गए दायित्व को डेबिट किया जाएगा। देखिए जो भी लायबिलिटी होगी उसको हम किस में करेंगे, सोचेंगे सभी एक बार। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाते में, इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन रियलाइजेशन अकाउंट, इन कैश और बैंक अकाउंट। तो क्या हो जाएगा, देखिए जब भी आप डिसोल्यूशन के टाइम पे हमेशा ये याद कर रखना कि डिसोल्यूशन का टाइम की आपसे बात कर रही है तो डिसोल्यूशन के टाइम आप कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जब देखिए आपने देखा हो एडमिशन होगा, डेथ होगा, रिटायरमेंट होगा, उस टाइम पे हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप लायबिलिटी को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाते में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। एज पर टेबल एफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज़ 12%, गलत बात है। देखिए जो आपका कॉल्स इन एरियर पर होता है 10%, ठीक है। और एज पर टेबल एफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पर होता है बेटा 12%, ठीक है। ये रिवर्स करके दे दिया था इसलिए आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। आपको करेक्ट बताना है। नेक्स्ट देखिए, लॉस ऑन रीइश्यू शुड एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट, जो लॉस ऑन रीइश्यू होता है वो एक्सीड होना चाहिए फॉरफिटेड अमाउंट से, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ में लिखा है स्वेट इक्विटी शेयर्स आर दोज विच आर इशूड टू एम्प्लॉयज़ एंड डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर दोज, यानी कि स्वेट इक्विटी वे होते हैं जो कर्मचारियों और निदेशकों को बट्टे पर जारी किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट मे बी यूटिलाइज्ड बाय अ कंपनी फॉर, जो आप सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमारा अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं शेयर्स को जब इशू करते हैं प्रीमियम पर, तो जो वहाँ से अमाउंट कलेक्ट होती है उसको आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है। राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑफ रिवेन्यू नेचर, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, या फिर ऑल ऑप्शंस आर राइट। अब देखिए बच्चे इसमें डायरेक्ट
बिना सोचे समझे, जहाँ तक मुझे लगता है सभी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर करके आएंगे, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, प्रीमियम जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उसको हम मेनली बेटा 4 या 5 चीज़ों में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आप अपनी बुक ओपन करना, ये आपके लिए मैं HW भी दे रही हूँ। ठीक है, क्या क्योंकि कुछ होमवर्क आपको भी करना चाहिए, रिसर्च करेंगे तो 4 से या 5 चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यूटिलाइज करते हैं। तो वो आपको देखनी है और उसको नोट्स बना के अपनी नोटबुक में रखना है। ठीक है, तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका देखते हैं। तो राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट के जब अगर आपको लॉस होता है तो वहाँ को राइट ऑफ करने के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑफ रिवेन्यू नेचर के भी नहीं करते। राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, ऑल ऑफ दीज हमारा इसका राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The appropriate sequence of the formation of a company are in the following order। ठीक है, आपका क्या करना है कि ये कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है तो किस तरीके से कंपनी का फॉर्मेशन होगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शंस चेक करते हैं। देखिए प्रमोशन दे रखा है आपको, फर्स्ट सेकंड में भी प्रमोशन है, थर्ड में कैपिटल सब्सक्रिप्शन इनकॉर्पोरेशन। तो देखिए 2 ऑप्शन तो आपको यहीं से गलत हो जाएंगे। सबसे पहले कैपिटल आ ही नहीं सकता, इनकॉर्पोरेशन भी नहीं आएगा, तो सबसे पहले प्रमोशन आएगा, बिल्कुल राइट बात है। उसके बाद आ गया कमांसमेंट ऑफ बिजनेस एंड इनकॉर्पोरेशन। तो पहले इनकॉर्पोरेशन होगा, उसके बाद ही तो आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, कमेंसमेंट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। तो राइट सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा, पहले प्रमोशन होता है, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन होता है, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन आप करते हैं, बाद में क्या होता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अ सिलेक्शन डिवाइस यूज टू ऑब्टेन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट अ कैंडिडेट इज़, किसी उम्मीदवार के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चयन उपकरण है। तो देखिए कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू होगा, ये स्ट्रेस इंटरव्यू होगा, बिहेवियरल इंटरव्यू होगा, या फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो स्ट्रेस इंटरव्यू तो ये नहीं होगा, बिहेवियर के बारे में भी आप नहीं जाए, इन डेप्थ आप किसी की इन्फॉर्मेशन फाइंड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू हो जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापक साक्षात्कार, यानी कि इन डेप्थ में आपको किसी की जानकारी चाहिए। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोशलाइजेशन स्टेज वेयर इंडिविजुअल्स कन्फ्रंट द पॉसिबल डिकोटोमी बिटवीन देयर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी इज, समाजीकरण का चरण जहां व्यक्ति अपनी संगठनात्मक अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच संभावित द्वंद्व का सामना करते हैं। तो वो क्या होता है, मेटाफोरसिस स्टेज होती है, एनकाउंटर स्टेज होती है, प्री अराइवल स्टेज होती है, या फिर ओरिएंटेशन होता है, यानी कि काया पलट चरण, मुठभेड़ चरण, आगमन पूर्ण चरण, या फिर अभिविन्यास। तो देखिए जब आप द्वंद्व का सामना कर रहे हैं, यानी कि कन्फ्लिक्ट का आप सामना कर रहे हैं, द्वंद्व का सामना कर रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पर आपकी मुठभेड़ यानी कि अनकाउंटर स्टेज हमारी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, इनमें से कौन सा हेनरी फ्योल का आप लोगों का प्रिंसिपल नहीं है। तो देखिए हेनरी फ्योल ने हमारे 14 प्रिंसिपल्स आप लोगों को दिए थे। ठीक है, और जो FW टेलर थे, जो हमारे टेलर साहब, उन्होंने कितने दिए थे, 4 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो याद रखना हेनरी फ्योल ने हमारे 14 प्रिंसिपल दिए थे, FW टेलर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से वो कितने दिए थे, 4 दिए थे। ठीक है, तो हेनरी फ्योल के 14 में से इनमें से एक कौन सा नहीं है। डिसिप्लिन की आपके बारे में बात होती है, हाँ भाई डिसिप्लिन की हमारी वहाँ पर बात होती है, रेमुनरेशन के रिगार्डिंग भी बात की जाती है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो वहाँ पर सिर्फ हमारी सेंट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग बात होती है, ना कि डिसेंट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एंड मैनेजमेंट practices designed to serve the customer from order through delivery and after sale service। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ECRM। इसको हम क्या बोलते हैं, ECRM इसको बोलते हैं, ग्राहक का ऑर्डर से लेकर डिलीवरी और बिक्री के बाद की सेवा तक सेवा करने के लिए डिज़ाइन किए गए सॉफ्टवेयर का हम क्या बोलते हैं, ECRM इसको बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि MSMEs कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए दिस सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया
इट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज। तो देखिए पूछा क्या, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के संदर्भ में कथन पर विचार करें, यानी कि इसके रिगार्डिंग क्या चीज़ें इसमें से ठीक है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो ये क्या करता है भाई, ये करता है इट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर यूनिट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। एक मिनट, अच्छा ऑप्शन सी नहीं थे, एक मिनट रुकिए। इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 140 में क्या आ जाएगा हमारा, दिस सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया। ठीक है, तो लार्जेस्ट एम्प्लॉई होता है, ये भी हो जाएगा राइट आंसर। इट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, ये भी ठीक था, यानी कि ए भी ठीक है एंड बी भी आप लोगों का ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड, दीज इंडस्ट्रीज इन इंडिया अकाउंट फॉर 45% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द कंट्री, ये गलत है। एमएसएमईज का परसेंट 45% नहीं होगा, ये कुछ ज़्यादा ही दे रखा है, इससे कम ही आपका मिलेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अब ऑप्शंस देखें, ओनली ए, बोथ ए एंड बी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑजीव्स कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग ग्राफिकली द मीन, मोड, मीडियन या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ओजाइव है, तोरण वक्र है, ग्राफिक रूप से पता लगाने में सहायक हो सकता है। इसके थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं बेटा, मीडियन का हम पता लगा सकते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स के आपके क्वेश्चंस हैं, वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक दो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मीडियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली डायरेक्ट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है ना कि पूछो ही मत। डेट प्लस बी के एग्जाम में भी बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, एस्टेट में भी आप देख सकते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल से क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि एक जो हमारा मैनेजर होता है वो कितने अपने सबॉर्डिनेट को अच्छे से इफेक्टिवली इफिशेंटली तरीके से उनको डायरेक्ट कर सकता है। तो ये किस में आता है, हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल में ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये आपका। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन वर्थ रुपीज़ 2,88,000 2,88,000 एंड इन ल्यू इश्यूड डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। द नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड विल बी। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यानी कि आपने एक मशीन को परचेज़ किया है 2,88,000 की, वो आपकी यानी कि पेमेंट आपको करनी है 2,88,000 की आपको पेमेंट करनी है। आप किस तरीके से पेमेंट करें, डिबेंचर को इशू करें, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, लेकिन आप उसको किस पे इशू कर रहे हैं भाई, 4% आप उसको डिस्काउंट पर इशू करते हैं, यानी कि 4 रुपये आप डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि टोटल आपका डिबेंचर का प्राइस कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब आपको उससे पूछा कि आप कितने डिबेंचर्स इशू करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अमाउंट को डिबेंचर्स की अमाउंट से डिवाइड कर देंगे 96 से। तो राइट आंसर आप लोगों का कितना आ जाएगा, 3000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि इसी सेम क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता कि आप 4% डिस्काउंट की बजाय बेटा क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं, प्रीमियम पर, तो आपकी अमाउंट कैसे निकलती, 2,88,000 को आप किससे डिवाइड करते, तब आप करते 4 रुपीज़। यदि आप प्रीमियम पर शो कर रहे हैं तो आपका डिबेंचर की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 104 रुपये हो जाएगी। तो आप इसको 104 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल रिजल्ट इनटू कैश फ्लो ऑफ कैश, यानी कि निम्नलिखित में से किस देन के परिणाम स्वरूप नकदी का प्रवाह होगा, यानी कि कैश का फ्लो होना चाहिए। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनमें से किस ऑप्शन में आपका कैश का फ्लो होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, डिपॉजिटेड रुपीज़ 20,000 इनटू बैंक, आप बैंक में क्या करें, 20,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो कहीं से भी यहाँ पर आपका कैश का फ्लो नहीं होगा, बिजनेस से आपका कैश कहीं नहीं जाएगा। बस ये है, आप क्या करें, आपके हाथ में कैश था वो आपने अपने ही बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अमाउंट है, तो ये इसका यहाँ पर कैश का कोई भी फ्लो नहीं हुआ है। सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज़ 7400 यानी कि 7400 एट अ लॉस ऑफ रुपीज़ 900। तो देखिए, फर्नीचर जिसका मूल्य कितना है, 7400 रुपये है, को 900 के हानि पर बेचा गया। इट मीन्स आपके पास पैसे आएंगे, 900 रुपये कम आएंगे, भले ही आएंगे तो सही ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कैश का फ्लो होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका
राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कन्वर्टेड ₹1,00,000 इन 9% डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। आपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया तो इसमें कैश का फ्लो होगा, नहीं होगा। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने अमाउंट को विड्रॉ कर लिया तो ये भी क्या होगा, इसमें भी नो फ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेचर ऑफ गुडविल हुज वैल्यू इज़ द हाईएस्ट। इनमें से ऐसी कौन सी गुडविल है जिसकी क्या होती है, वैल्यू जो होती है हाईएस्ट होती है। रैट नेचर, कैट नेचर, डॉग नेचर या फिर एलिफेंट नेचर। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों का इनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखिए जो कैट नेचर की जो गुडविल होती है इसका राइट आंसर ही क्या हो जाएगा हमारा, बिल्ली प्रकृति, यानी कि कैट नेचर की गुडविल। कैट नेचर की गुडविल में क्या होता है, मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके जो कस्टमर्स हैं, जितने भी आपके जो कंज्यूमर्स हैं उस प्रोडक्ट के, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि हाँ भाई इस कंपनी का ये फलाना जो प्रोडक्ट है ये आपका क्या है, कस्टमर्स इस पर क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट पर क्या करते हैं, रिलाई करते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसकी मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यदि आप कस्टमर को बोलेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट आपको लेना है तो प्रोडक्ट जो कस्टमर होते हैं उसका नाम सुनते ही वो क्या करेंगे, हाँ भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये लेना चाहिए। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट पर जब विश्वास होता है कस्टमर्स का तो वो होती है हमारी कैट नेचर की गुडविल होती है। और इसी गुडविल की जो होती है हमारी जो वैल्यू होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। और जो डॉग नेचर की गुडविल होती है, डॉग नेचर की हमारी जो गुडविल होती है वो होती है हमारे ओनर के रिगार्डिंग, यानी कि किस पर्सन का ये प्रोडक्ट, किसने ये बनाया है, यानी कि इसके जो ओनर है वो कौन है। जब पर्सन पर जब रिलाई करने की बात आ जाती है वहाँ पर डॉग नेचर होता है। जब ब्रांड पर आप बात करते हैं तो वहाँ पर कैट नेचर की होती है। रैट नेचर की होती है, वहाँ पर क्या होता है, ना ही तो आप किसी पर भी विश्वास नहीं करते वहाँ पर, ना ही आप प्रोडक्ट पर विश्वास करते हैं, ना ही आप उसके ओनर पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो वो रैट नेचर की हो जाती है। और एलिफेंट नेचर की किसी प्रकार की कोई भी गुडविल नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैट नेचर। आगे देखिए असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन है। बहुत इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इन डबल अकाउंट सिस्टम द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी फेल टू डिस्क्लोज द ट्रू कंडीशन ऑफ इट्स एसेट्स। दोहरा खाता प्रणाली में कंपनी के अंतिम लेखे उसकी परिसंपत्तियों की सच्ची हालत बताने में असफल रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई असफल, इसका कारण देखते हैं। Because the assets of the company are shown at their cost price even when they are completely worn out। क्योंकि कंपनियों की परिसंपत्तियां पूर्णतः क्षीण हो जाने पर भी अपने लागत मूल्यों पर दर्शाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए आप जब भी देखते हैं अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें जितने भी आप अपने एसेट्स होते हैं वो किस वैल्यू पर दिखाते हैं, उसकी कॉस्ट वैल्यू पर दिखाते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में उसी टाइम पर जो आप मार्केट वैल्यू देखने जाएंगे तो मार्केट वैल्यू आपकी कॉस्ट वैल्यू से काफ़ी अलग होगी। इसी वजह से क्या होता है, जितने भी आपके जो लेखे होते हैं वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू आपका नहीं दे पाते हैं। तो ये बिल्कुल दोनों ही राइट है, आपकी एजर्शन भी राइट है एंड आपका रीज़न भी राइट है, और जो एक्सप्लेनेशन दी है वो भी बिल्कुल करेक्ट दी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। When one party grants the right to use the assets to the other party in return for a periodic payment, it is known as। तो इसको क्या बोलते हैं, यानी कि पट्टे पर किसी भी चीज़ को देना। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है, आप देख रहे हैं उसके रिगार्डिंग कि आप उसको खरीदेंगे। मान लीजिए आपको एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा आपको चाहिए, ठीक है। यदि आप उसको देख रहे हैं कि भाई मुझे यहाँ पर काम करना है, या तो आप उस चीज़ को परचेज़ कर लेंगे, ठीक है। यदि आप देख रहे हैं कि परचेज़ करने के रिगार्डिंग आपको ज़्यादा पेमेंट आपको करनी पड़े, उसके बजाय आप क्या ले सकते हैं, उसको लीज पर ले सकते हैं, यानी कि रेंट पर आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ही क्या हो जाएगा, लीज फाइनेंसिंग इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी शोन एट ओल्ड वैल्यूज फॉर विच अकाउंट टू बी ओपन इज। तो किस टाइप का अकाउंट आप इसको यहाँ पर
ओपन करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले, हमने जो प्रीवियस क्लास की थी वहाँ पे भी स्टेप बाय क्वेश्चन आया था, वहाँ पे डिसोल्यूशन का क्वेश्चन था, ठीक है। डिसोल्यूशन के टाइम पर हमेशा याद रखना हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को ओपन करते हैं। लेकिन जब हम रिटायरमेंट और डेथ पार्टनर की बात करते हैं तो वहाँ पर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका राइट आंसर नहीं होगा, रियलाइजेशन भी आपका नहीं होगा क्योंकि वो आप डिसोल्यूशन के टाइम पे बनाते हैं। अब यहाँ पर दो अकाउंट दे रखे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे या फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है कि साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर संपत्ति और देनदारियों को पुराने मूल्यों पर दिखाया जाना है, जिसके लिए कौन सा खाता खोला जाना है। तो इसके लिए हम बनाते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, द टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द इन डेटर्स अकाउंट, इन सेल्स रिटर्न अकाउंट, इन परचेज रिटर्न अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। देखिए द टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द, जो सेल्स बुक का जो है उसको कहाँ पर आप करेंगे, डेटर्स में, सेल्स रिटर्न में, परचेज रिटर्न में, बिल्कुल तीनों ही गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन की आप मुझे एंट्री, आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। यदि आपको एंट्री नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी इसका, ठीक है। आगे चलिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग अ डिक्रीज इन डेट इक्विटी रेशियो एंड इंक्रीज इन करंट रेशियो इस, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। एक लेन देन जिसमें ऋण क्षमता अनुपात में कमी और चालू अनुपात में वृद्धि शामिल है, यानी कि एक आपको ऐसी एंट्री देखनी है जिससे क्या होगा, आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो तो डिक्रीज़ हो जाए लेकिन जो करंट रेशियो है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करंट रेशियो का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट रेशियो क्या होती है बेटा, करंट रेशियो होती है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। डेट इक्विटी रेशियो आपको पता होनी चाहिए, इसमें क्या आता है, डेट अपॉन इक्विटी यहाँ पर आपकी आ जाती है, ठीक है। आप देखते जाएं, आप इसमें देखेंगे कि इशू ऑफ डिबेंचर्स अगेंस्ट द परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स। तो देखिए यहाँ पर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में बात नहीं होगी तो इससे भी कुछ फर्क नहीं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आप इशू कर रहे हैं फॉर कैश, यानी कि कैश जा रहा है, करंट एसेट्स आपका कम हो रहा है, कैश जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर की चीज़ कम होगी करंट लायबिलिटी ज़्यादा होगी, नहीं एक मिनट, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश, हाँ तो कैश में करंट एसेट्स, इसी से हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन जो एंट्री है ये हमारी करेक्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ी मुझे कुछ प्रॉब्लम शो हो रही है, मैं दोबारा से इसको अच्छे से चेक करके आपको बताती हूँ, ठीक है। यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट को पता हो तो वो भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर।